अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी जी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आप भी मेरी तरह फ्रेश होने की कोशिश कर रहे होंगे चाय के कप के साथ। बड़ा ज़रूरी होता है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाय अच्छा वैसे समटाइम आई फील के ऐसे लोग ना कहें कि मैं रोज़ सुबह आके चाय की बात करती हूँ। देखिए बहुत सारे लोगों की अपनी पर्सनल चॉइसेस होती है, कुछ कॉफ़ी पीते हैं, कुछ चाय पीते हैं। मैं कॉफ़ी भी पीती हूँ और मैं चाय भी पीती हूँ, सो इट डिपेंड्स। अच्छा जी, कल बड़ी इंपॉर्टेंट और एक अच्छी खबर हम सब ने देखी और सुनी और डेफिनेटली पाकिस्तान बहुत दिनों से हम ऑपरेशन बुनियाद मरसूस को सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसकी शानदार कामयाबी दुश्मन को दिफाई पोजीशन पर धकेलने और मादरे वतन के दिफा में गैर मामूली जी अस्करी जो हिकमत अमली है उसका मुजाहरा करने पर वफाकी काबीना ने एक तारीखी फैसला किया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला जी जहां देखा जाए ना सिर्फ अस्करी क़यादत के एक अज़्म हौसले का इतराफ़ है बल्कि पूरी कौम की तरफ से अफवाज पाकिस्तान को एक ज़बरदस्त खिराज तहसीन भी है और ये तो हम सब कहीं ना कहीं एज ए प्राउड नेशन बार बार बात भी कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने इस एजाज़ को जी कौम, पाक फ़ौज और ख़ास तौर पर उन शहदा और गाजियों के नाम मंसूब किया है जिन्होंने वतन अजीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें निछावर की, कुर्बानियों की लाजवाल दास्तानें रकम की और साथ साथ फील्ड मार्शल ने यह भी कहा कि जो बुनियाद मरसूस एक ऑपरेशन नहीं था बल्कि ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, कौमी गैरत और अस्करी बरतरी का एक मुजाहरा है और ये एजाज़ इस हकीकत का भी गमाज़ है कि पाकिस्तान एक मौसर और फ़ाल अस्करी हिकमत अमली रखने वाला मुल्क है जिसकी क़यादत दुश्मन के हर वार का ना सिर्फ जवाब देना चाहती है बल्कि हर महाज पर इसे शिकस्त फाश देने की भी सलाहियत रखती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी और कल ये जब वफाकी काबीना में इस चीज़ की मंजूरी हुई और जिस तरह से हम इस पर आज चूँकि हमारे साथ दफाई तज्जिया कार कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम तज्जिया लेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। डेफिनेटली जी हम सब के लिए सेलिब्रेशन और बड़ा कहीं ना कहीं हम सब ने खराज तहसीन ही पेश किया है, चाहे वो हुकूमत है, आवाम है। ये जो फील्ड मार्शल का ओहदा मिलना है ये बहुत एजाज़ की बात है कहीं ना कहीं हमारे मुल्क के लिए भी। क्या समझते हैं जी आप इसको? जी बिल्कुल, जैसे अभी आप उनका मैसेज भी जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर उनका आप बता रही थी कि जैसे उन्होंने कहा कि जी ये एजाज़ कौम का एजाज़ है और मैं इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और ऐसे कई आसिम मुनीर जो हैं वो कौम पे कुर्बान। तो ये जो सेंटिमेंट्स हैं यही ये अल्फाज जो हैं एक उनकी ट्रू सेंटिमेंट्स का और उनकी लीडरशिप का, उनके स्ट्रेटेजिक विज़न का और फिर जो वालेहाना मोहब्बत है अपने वतन के साथ और अपने लोगों के साथ, इसका इज़हार करता है। आपने जैसे कहा कि ये बुनियाद मरसूस जो है इसके अंदर क्योंकि कुरान की जो आयत है उसका मतलब ये है कि सीसा फैलाई हुई दीवार, और सीसा फैलाई हुई दीवार यहाँ पे मेटाफर के तौर पे इस्तेमाल हुआ, यानी वो लोग जो कि हक़ के रास्ते में अल्लाह ताला की राह में एक सीसा फैलाई हुई दीवार की मानंद खड़े हो जाएँ। तो आपने इस मार्का हक़ में देखा कि किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी तकरीम की, हमें इज़्ज़त से नवाजा एज़ ए कौम, और किस तरीके से हमारी अफ़वाज पाकिस्तान ने आर्म्ड फोर्सेस ने किस तरीके से जो है वो आप कहिए कि एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन के अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल आसिम मुनीर और हमारे एयर चीफ़, हमारे नेवल चीफ़ और पूरी कौम ने किस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड किया। तो आई थिंक ये एक बहुत ही खुश आइन बात है जी और एक इट्स अ गुड ओमन, और क्योंकि ये उनकी जो एफ़र्ट है, उनकी जो सेंटिमेंट्स हैं, उनकी जो फीलिंग है और उनकी जो लीडरशिप है उसकी रिकग्निशन है। और कोई भी जो रिकग्निशन होती है वो किसी भी एक तो सबसे पहले वो फ़ौज का जो मराल है उसको इंक्रीज़ करेगी, उसके साथ साथ कौम का जो मराल है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कौम का जो मराल है वो इस रिकग्निशन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बढ़ेगा। डेफिनेटली मोराल बढ़ेगा और बड़ा भी है सारे। अच्छा जी, थोड़ा सा हमें कल साहब बताइएगा, जैसे अभी हम खुद भी बात कर रहे थे कि फील्ड मार्शल का ओहदा माजी में अयूब खान को दिया गया था और उसके बाद अब ये दूसरे
हमारे फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, ज़ाहिर है ये एक दिफाई लिहाज से भी देखा जाए और ये अमूमन जो ओहदा है किसी जो जंग में फ़तह या ओवरऑल कोई ऐसी डिफेंसिव सूरत हाल में हम दिया जाता है। आप थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी बताइएगा और जो माजी में मिला अयूब खान को और अब आसिम मुनीर साहब को मिला, इस हवाले से क्या डिफरेंस आप समझते हैं? देखिए जी, एक तो पहले बहुत क्लियर डिफरेंस ये है कि ज़ाहिर है उनको भी एक ओहदा जो है जनरल अयूब को मिला और 65 की वॉर हुई और फिर आपने देखा कि 65 की जो वॉर है वो भी किस तरीके से अवाम ने और इस फ़ौज ने मिल के लड़ी और हमें उसमें भी कामयाबी नसीब हुई। लेकिन देखिए ये जो मैंने इसीलिए कहा था कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने तो ये अर्न किया है और वो जो है वो इवन हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारी जो कलेक्टिव लीडरशिप है, उन सब वो देवर ऑल कन्विंस्ड, कॉम कन्विंस थी कि जी उनकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उन्होंने वैल्यूर, बहादुरी का और विजन को जो डेमॉन्स्ट्रेट किया है, इट डिज़र्व्स कि उनको इसके ऊपर जो है वो उनको रिकग्नाइज़ किया जा सके। अच्छा देखिए कि बहुत सारे हमारे जो कंट्री के अंदर आपके लिए जो चैलेंजेस थे, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज है, सबवर्जन का चैलेंज है, जहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर एक हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया जो है वो एक और तरीके की उसने जंग हमारे साथ हम पे नाफिज करने की कोशिश की हुई है। इसके साथ साथ इकॉनमी का चैलेंज है, फिर और बहुत से चैलेंजेस हैं। और इकॉनमी में आप देखें कि जनरल आसिम मुनीर ने इन्होंने SIFC का जो विज़न दिया, उसके साथ जो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, क्योंकि हम एक एग्रेरियन इकॉनमी हैं, तो उन पे जो काम हो रहा है। और प्लस जब ये मार्का जो हक है ये जब हुआ तो इसमें आप देखें उससे पहले इंडिया ने एक अनाउंसमेंट करते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को भी उसने हेल्ड इन अबाइंस कर दिया। तो जब क्योंकि हम एक एग्रेरियन इकॉनमी हैं, हम एक ऐसी इकॉनमी हैं जो हाइड्रोलॉजिकल सोसाइटी हैं, तो वो सारी की सारे जो हमारे चैलेंजेस थे इसको अप फ्रंट जो है वो जनरल आसिम ने उसको लिया। और फिर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने उनका लेटेस्ट स्पीच भी सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि हमने एक न्यू नॉर्मल क्रिएट कर दिया है पाकिस्तान के लिए। वो जो उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किए कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो हमें अब न्यूक्लियर ब्लफ नहीं कर सकता, और हमने डेटरेंस जो है और उसको हमने रीडिफ़ाइन कर दिया। तो ये जो सारी स्ट्रेटजिक करेक्शन थी, ये जनरल आसिम मुनीर ने अपने जो बाकी हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ के साथ मिल के और एक उस डेटरेंस को ना सिर्फ दोबारा से जो फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है उसको दोबारा से इस्टेब्लिश किया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप में पाकिस्तान ने न्यू नॉर्मल क्रिएट कर दिया। यानी कि अगर इंडिया अब कोई एग्रेशन करेगा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे रहते हुए, तो पाकिस्तान भी उसको रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि उसकी इंडिया का ये कॉन्सेप्ट था कि अगर वो एग्रेशन करेगा, एस्केलेट करेगा, तो पाकिस्तान उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि एकदम जो थ्रेशोल्ड है वो निडल बहुत तेज़ी से मूव कर जाएगी। लेकिन जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप में वो भी स्ट्रेटेजिकली उसको भी काउंटर कर दिया गया। और जिस तरह रिस्ट्रेन दिखाया, जिस तरीके से तहम्मुल के साथ टारगेटेड कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दिया, फ़ौज के मोराल का ख्याल रखते हुए, कौम के साथ अलाइन करते हुए, आई थिंक ये वो सारी चीज़ें थीं जिनका आप जिक्र कर रही थी कि जिनकी बेस पे उनको रिकग्नाइज़ किया गया और राइटली सो, और उसके बाद उनको फील्ड मार्शल जो हैं उनको उससे नवाजा गया। वेरी वेल एलेबोरेटेड कर्नल साहब, बड़े अच्छे अंदाज में आपने हमें सारे उन फैक्टर्स के हवाले तवज्जो भी दिलाई। अभी आप जिस तरह से बात कर रहे थे, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये जो ज़ाहिर है ये मामला वो है जो कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी जाएगा, एंड वी ऑल एक्सपीरियंस्ड कि इस सारे एपिसोड में पाकिस्तान ने अपनी जो दिफाई जो ताकत है, क़ुव्वत है, चाहे वो फ़ज़ाइया की है, नेवी की है या बड़ी फ़ौज की है, हमने उसका सबूत दिया है। और एक बार फिर पाकिस्तान कहीं ना कहीं दुनिया की नज़रों में आया है कि आप हमें, जिसे DGISPR भी कह रहे थे कि आप हमें फ़लस्तीन ना समझें, आप हमें कश्मीर ना समझें, हम पाकिस्तान हैं, वी हैव ऑल द राइट एंड कैपेबिलिटी टू रिटेलिएट। डू यू थिंक दिस मैसेज हैज़ बीन वेरी लाउड एंड क्लियर टू द वर्ल्ड, और ये एक उसमें एड ऑन फैक्टर है इस सारी अनाउंसमेंट के बाद? देखें, बिल्कुल सही कहा आपने। द मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर एंड इट्स अ क्लैरियन कॉल फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि जो जनरल आसिम मुनीर ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं, उन्होंने सोल्जरशिप भी डेमॉन्स्ट्रेट की, जनरलशिप भी डेमॉन्स्ट्रेट की,
और इसके साथ साथ मिलिट्री डिप्लोमेसी, जिसमें पाकिस्तान की आर्मी टू आर्मी बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन है, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ एक्सरसाइजेस होती हैं, और वो ऑलरेडी पाकिस्तान की जो आर्मी का प्रोफेशनलिज्म है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से दैट इज़ वेल इस्टेब्लिश्ड। सो ये जो मैसेज था, देखिए मैसेज इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट गया क्योंकि पाकिस्तान ने ये प्रूव कर दिया अंडर आवर मिलिट्री लीडरशिप कि हमारी ये जस्ट वॉर है। एक दफ़ा इंडिया ने एग्रेशन की, हम पे हमारे शहरों को निशाना बनाया, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, हमारी रेड लाइन क्रॉस की, और 5 जगहों पे मिसाइल दागे जिसमें हमारे सिविलियन बहुत सारे शहीद भी हुए। पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट शो किया। फिर पाकिस्तान ने फिर उसके बाद 80+ एयरक्राफ्ट आ गए जिनका मकसद ज़ाहिर है सिर्फ कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग नहीं था, उनका मकसद क्रॉस करना था। उनको हमारी एयर फोर्स ने क्रॉस नहीं करने दिया और उस मार्के में 5-6 जहाज़ इंडिया के जो थे वो गिराए गए। और फिर उसके बाद जब दोबारा इंडिया देखिए बाज नहीं आया और उसने रात को हमारी एयर बेसिस पे अटैक किया, तो दैट वाज द टाइम कि जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया। तो ये लेकिन इस पूरी जर्नी में 3-4 दिन की जर्नी में पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताता रहा, इंटरनेशनल मीडिया को बताता रहा, हमारे मीडिया ने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया और एज ए ऑर्गन ऑफ द स्टेट फंक्शन किया। और ये प्रूव स्टेप बाय स्टेप हमने ये प्रूव कर दिया कि हम रिस्ट्रेन शो कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन है, लेकिन कमज़ोरी नहीं है। ये इसको कमज़ोरी ना समझा जाए, हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हमारे सबर को बार बार चेक किया जा रहा है और ये चीज़ इस्टेब्लिश होगी। और फिर जब हमने उसका रिस्पॉन्स दिया तो दुनिया ने ये देख लिया कि इन्होंने कह के, बता के, रिस्ट्रेन शो करके, क्योंकि बहादुर आदमी की यही क्वालिटीज़ होती हैं, वो रिस्ट्रेन शो करता है, वो बताता है और वो कहता है कि जी आप देखिए ये ज़्यादती कर रहे हैं, ये मत करें, बिकॉज आई कैन रिस्पॉन्ड। तो बहुत ये जो सारा क्रेडिट जाता है स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन का, इस स्ट्रेंथ की डेमोन्स्ट्रेशन का, फर्स्ट थ्रू साइलेंस, देन थ्रू रिस्ट्रेन एंड देन थ्रू रिस्पॉन्स। इट वाज अमेजिंग एंड दिस इज़ द लीडरशिप। लवली, थैंक यू वेरी मच। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, और मौजूदा सूरत हाल के ऊपर और साथ साथ जो कल एक वफाकी काबीना के इजलास में जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया, उसके हवाले से अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और गर्मी की सूरत हाल कुछ इतनी अच्छी नहीं है। मुल्क भर में जी गर्मी कह लें अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो ऐसा गलत नहीं होगा। हीट वेव का मामला है जिसमें महकमा मौसमियात ने अवेयर भी किया था और वार्न भी किया था कि आप लोग एहतियात करें। ख़ास तौर पर जी अगर पंजाब, सिंध और जनूबी इलाकों में बात की जाए तो सूरज जो कह लें ना कहरी बरसा रहा है कहीं ना कहीं। दो लाहौर का दर्जा रात कल 42 तक था जी, और इतनी शदीद गर्मी थी और साथ साथ गर्म हवा भी थी। मज़ीद क्या अपडेट होगी और इसके अलावा इस्लामाबाद का वेदर कैसा रहने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। लाहौर से हमें नताशा रहमान हमें ज्वाइन करी हैं और इस्लामाबाद से उस्मान मुगल हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी कि आपने हमें ज्वाइन किया। उस्मान, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी, इस्लामाबाद का रुख करेंगे। क्या सूरत हाल है जी मौसम की वहाँ पर? गर्मी इतनी शदीद है जितनी लाहौर में? उस्मान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, उस्मान को आवाज़ नहीं जा रही, कनेक्शन का इशू है। नताशा की तरफ चलते हैं जी। नताशा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अर्मिला, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और मुझे बताएं लाहौर का मौसम कैसा है? मैं तो वैसे गर्मी मुझे शदीद ही लग रही थी, लेकिन आप ये बताएं कि आइंदा आने वाले दिनों में भी इतना ही गर्म रहने वाला है? अर्मिला, मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ क्योंकि शदीद गर्मी है और सूरज जैसे कि आपने कहा कि कहर बरसा रहा है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। और सूरज सुबह सवेरे ही पूरी आबोताब के साथ चमकना शुरू हो जाता है। और दोपहर के वक्त की अगर हम बात करें तो दोपहर के वक्त में सूरज की तपिश में खड़े होना भी मुहाल होता जा रहा है। और अब इतनी शदीद गर्मी है कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है क्योंकि हवा बिल्कुल बंद है। और ये जो लग रहा है कि शायद हवा चल रही है, ये हवा नहीं बल्कि लू चल रही है। और DGPDMA की जानिब से भी अलर्ट जारी किया गया कि जो हीट वेव हैं वो 24 मई तक जारी रहेंगी। और ये हीट वेव का दूसरा
दूसरा अगर हम दौरानिया कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, और पंजाब के बड़े शहरों में हीट वेव दोबारा से शुरू हो गई है और ये हीट वेव आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेगी। जबकि महकमे मौसमियात की बात करें तो महकमे मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जून के पूरे महीने में भी हीट वेव चलने का खदशा है। लेकिन दर्जा हरारत की अगर हम बात कर लेते हैं तो दर्जा हरारत में भी 5 से 7% तकरीबन सेंटीग्रेड बढ़ने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। और आज लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो तकरीबन 28 था और ज़्यादा से ज़्यादा 44 सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान हैं, और 44 दोपहर के वक्त में फील लाइक 50 ही होगा। और अगर हम दोपहर के वक्त की बात करें तो दोपहर के वक्त में भी सूरज आग ही बरसाएगा। अभी चूँकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी जो गर्मी की शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है और बाहर खड़ा होना भी मुहाल होता जा रहा है। इसके साथ साथ आपको ये बताते जाएँ कि महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में तो शहर लाहौर में बारिश के इम्कान नहीं है। पंजाब के बेशतर इलाकों में भी यही सिचुएशन रहने वाली है और मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। तो दूसरी जानिब अगर हम PDMA की बात करें, क्योंकि ईद कुर्बान भी करीब है, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आपने जो मवेशी मंडी है वहाँ पर जानवरों की हिफाजत के लिए शेड्स भी लगाने हैं, पानी का प्रॉपर इंतज़ाम करना है, क्योंकि हीट स्ट्रोक जानवरों को भी हो सकता है क्योंकि इस कदर गर्मी ज़्यादा। और मवेशी मंडी वैसे ही आपको पता है कि खुले एरियाज़ में होती है, तो जानवरों की हिफाजत करना भी ज़िम्मेदारी हमारी है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की राह में कुर्बान भी होना है। तो ऐसे में ना सिर्फ आपने अपनी हिफाजत करनी है बल्कि जानवरों की भी हिफाजत करनी है। इसके साथ साथ तिबी माहिरीन की तरफ आ जाएँ तो तिबी माहिरीन की जानिब से भी शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई हैं और ये कहा गया कि आपने गैर ज़रूरी घरों से बाहर नहीं निकलना है। अगर आपने बहुत ज़रूरी काम के लिए निकलना है तो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। छतरी का इस्तेमाल करें, पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि हीट स्ट्रोक जो बढ़ने के खदशात हैं वो भी ज़्यादा हो सकते हैं। सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, सनस्क्रीन्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस कदर शदीद गर्मी पड़ रही है इससे आपकी स्किन भी बर्न हो सकती है। और फिर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर हम ख़वातीन की बात कर लें तो वो ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं अपनी स्किन को लेके, अपनी तमाम ब्यूटी को लेके। तो ऐसे में ना सिर्फ ख़वातीन ने हिफाजत करनी है बल्कि बच्चों और जो बुजुर्ग हज़रात हैं, बच्चों का जिक्र किया है नताशा, स्कूल्स के हवाले से छुट्टियों की, समर वेकेशन की एक नोटिफिकेशन आया था, शायद आई गेस 2 जून से छुट्टियां हो रही हैं, या इसको कुछ प्लान है कि जल्दी की जाएंगी या कुछ इस तरह की आपके पास हो अपडेट? बिल्कुल अदमला, बच्चों को छुट्टियां भी हो रही हैं और ये जो छुट्टियां हैं ये 14 अगस्त तक रहेंगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद थी। अभी जो चंद रोज़ तक स्कूल लगेंगे उसमें ये कहा जा रहा है कि बच्चों की जो टाइमिंग है वो चेंज कर दी गई है, लेकिन बच्चों को छुट्टियां दे दी गई हैं। और चूँकि कल आपको पता है कि पारा बहुत ज़्यादा हाई हो गया था और दोबारा से जो हीट वेव चलने के खदशात थे वो भी अलर्ट जारी कर दिया गया और कल चली भी, और शदीद गर्मी का जो एहसास था वो भी महसूस किया जा रहा था कल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच नताशा, बहुत शुक्रिया, आप मौसम के हवाले से बता रही थी। और आप भी अपना ख्याल रखें, पानी का इस्तेमाल करें। नताशा रहमान हमारे साथ मौजूद थी जी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। क्रिकेट की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको पता है PSL रिज्यूम हो चुका है, अब मैचेस लाहौर के कदाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे, उस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन उसके साथ साथ जी इंडिया की जब हम बात करते हैं तो क्रिकेट के अंदर कोई ना कोई ऐसा शोशा खेले छोड़ने की वो हमेशा कोई कोशिश करते हैं। और भारतीय प्रोपेगेंडे के बावजूद पाकिस्तान ने जी ना सिर्फ अपनी जो डिप्लोमेसी है उसको बहुत बेहतर किया और क्रिकेट के हवाले से भी एक बड़ी फतह कह लें, इसको अपने नाम की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जी एक मौसर हिकमत अमली कह लें, प्लानिंग कह लें, या चेयरमैन जो PCB हैं मोहसिन नकवी साहब, उनकी जी दुबई में होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान आकर खेलने पर आमादगी जाहिर कर दी है। जाहिर है खुशाइंद है और एक आलमी सतह पे भी दो के हमने जो पिंडी स्टेडियम में मैचेस करा दिए हैं उसके बाद एक मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर कन्वे हो चुका है। लेकिन जो बांग्लादेश के साथ जी हमारी सीरीज़ है वो 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल है, लाहौर में ही खेली जाएगी और इसके लिए 16 रुकनी स्क्वाड का भी ऐलान किया गया है। सलमान अली आगा को क़यादत सौंपी गई है और दीगर खिलाड़ियों का भी जिक्र करें तो शादाब खान हैं, इब्रार अहमद हैं, फ़हीम अशरफ हैं, फ़खर जमान हैं, हारिस रऊफ़ हैं, हसन अली हैं, हसन नवाज़ हैं, हुसैन तल्लत हैं, मोहम्मद इरफान खान हैं, खुशदिल शाह हैं, मोहम्मद हारिस हैं, मोहम्मद वसीम हैं, नसीम शाह हैं और साहबजादा फरहान और साइम अयूब भी शामिल हैं। इस पे भी हम तज्जिया लेंगे। और ये जो बांग्लादेशी जो टीम आ रही है और इसके साथ साथ PSL के आपको पता है अब क्वालिफायर और एलिमिनेटर स्टार्ट हो जाएंगे इनफैक्ट कल से।
तो उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अमला, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो जी दुबई के अंदर जो मीटिंग हुई है, हम चाहेंगे थोड़ा सा हमें बताइएगा। बांग्लादेश की टीम के आने के हवाले से कुछ कंसर्न्स अपनी जगह पे मौजूद थे और बिलाखिर अब ये ऐलान हो गया है कि आ रही है T20 सीरीज़ के लिए, और साथ साथ जो एक प्रोपेगेंडा था उसको भी हमने डिस्कार्ड कर दिया है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल ठीक कहा अमला आपने, और भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है अफवाज पाकिस्तान ने, और मुँह की खानी पड़ी नरेंद्र मोदी हुकूमत को। लेकिन उसके बावजूद इंडियन मीडिया जो है वो अपने प्रोपेगेंडे से बाज आ नहीं रहा है। अब उन्होंने सोचा छोड़ा, और उसके बाद बांग्लादेश के जो क्रिकेटर्स थे वो पाकिस्तान आकर खेलने से हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे थे, और 5 T20 मैच बांग्लादेश को पाकिस्तान आकर खेलने थे। और जब ये ख़बर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी तक पहुंची, तो उन्होंने जनाब हंगामी तौर पर दुबई का दौरा किया, जहां बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर और चेयरमैन से उनकी मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को फ़तह मिली। उन्होंने कायल किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि यार PSL के मैचेस हो रहे हैं पाकिस्तान में, दुनिया के सरकर्दा खिलाड़ी यहाँ आकर खेल रहे हैं, तो किस बुनियाद पर आप बांग्लादेश के खिलाड़ियों के जो खौफ हैं, जो उनके अंदर बात है कि जी पाकिस्तान जाकर खेलना जो है इस वक्त मुनासिब नहीं होगा, हम आपको सदारती सिक्योरिटी देते हैं, हम यहाँ पर तमाम खिलाड़ियों को बेहतर अंदाज में लेकर चलने के लिए तैयार हैं। तो उस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा, और ये बड़ी कामयाबी है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 5 T20 मैच जो हैं, जिनमें से कुछ मैच इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में होने थे, अब ये जो मैच है वो कुछ कम कर दिए गए हैं और 5 की जगह 3 मैच हो रहे हैं। चलें ठीक है, तो 3 मैच अब 27, 29 और 31 मई को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मुनक्किद होंगे, और बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मुकाबला करेगा। डेफिनेटली बांग्लादेश पाकिस्तान से मुकाबला। आपने भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडा की बात की याया साहब, और जिस तरह से हमने देखा भी एशिया कप को भी लेकर और एशिया इमर्जिंग कप को लेकर भी कुछ कंट्रोवर्सीज वो लाए थे, जिसको बाद में BCCI ने उसकी तरदीद कर दी। बहुत सारे लोग, आप जैसे जो सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो ये बात कर रहे थे कि इन्होंने एक जो कह लें ना कार्ड फेंक कर देखा था कि कैसा रिएक्शन आता है। डू यू अग्री कि वाकई सिर्फ ये मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा इसी बेस पे किया गया था कि देखें कि जी कैसा रिएक्शन आता है, और इसके बाद फिर उसकी तरदीद कर दी गई? देखिए, जो पाक भारत जंग के दौरान भारतीय मीडिया का किरदार रहा, जो गलत स्टोरियां उनकी आई, उनको जनाब उसके ऊपर बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा। अब एक और स्टोरी आई इंडियन मीडिया की तरफ से कि जी एशियन क्रिकेट काउंसिल के ज़ेरे तमाम जो टूर्नामेंट मुस्तकबिल करीब में होने हैं, वहाँ पर इंडिया की टीम जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अगरचे क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस बात की तरदीद कर दी है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, इस वक्त उनका सारा फोकस जो है IPL और इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज़ पर मरकूज़ है। लेकिन उन्होंने इस तमाम सूरत हाल पर मज़ीद कुछ कहा नहीं, और फ़िलहाल एशियन क्रिकेट काउंसिल से इसलिए भी भारतीय मीडिया और इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो नाराज़ दिखाई देते हैं कि उसकी सरबराही पाकिस्तान के पास है, और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नहीं है, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी प्रेसिडेंट हैं। वो ये शोशा छोड़ रहे थे कि जी पाकिस्तान जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसका सदर एक पाकिस्तानी वज़ीर है, तो इसीलिए इंडिया उन तमाम मैचों का बाइकआउट करेगा, एशिया की सतह पर होने वाले तमाम मुकाबलों में नहीं जाएगा जहां पर पाकिस्तान के एक वज़ीर जो है वो सदारत कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर ये बनता है कि जी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो साबका सेक्रेटरी हैं अजय जय शाह, वो अमित शाह जो कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनके बहुत ही करीबी समझे जाते हैं, उनके साहबजादे हैं। तो अब मसला ये है कि जो जय शाह है वो ICC के सदर बन गए हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया था भारतीय फ़ौज के हक़ में, और उसके बाद जब उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ उस ट्वीट को भी उन्होंने डिलीट किया। तो हर जगह पर, हर लम्हे पर भारतीय हुकूमत को, भारतीय मीडिया को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बैकफुट पर जाना पड़ रहा है, और फ़िलहाल वो सिर्फ मुँह की खा रहे हैं। डेफिनेटली मुंह की खा रहे हैं, और वही बात है कि हर मैदान में बेचारों को बहुत ही मुश्किल हो रही है। अच्छा जी, अब हम PSL की बात कर लेते हैं। क्वालिफायर है जी आज इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, और फिर कल हम देखेंगे थर्सडे वाले दिन एलिमिनेटर 1 है जो कि कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का होगा।
पहले तो हम ज़रा लाहौर की कंडीशंस और कदाफ़ी में और लाहौर में डेफिनेटली गर्मी भी बहुत है, उस हिसाब से भी मैं ज़रूर आपका कमेंट चाहूँगी। ये जो क्वालिफायर है इसलिए में इस्लामाबाद यूनाइटेड हो या कोयटा ग्लैडिएटर्स हो, फ़िलहाल दे आर इन फॉर्म। व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये टफ मैच होने वाला है? चले मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि आज आप किसके साथ हैं, इस्लामाबाद के या कोयटा के? मेरी हमदर्दी कोयटा के साथ है, आई डोंट नो व्हाई बट हाँ, कोयटा के साथ इस्लामाबाद बहुत बैक टू बैक उनका एक नहीं, बिल्कुल ठीक है आपकी हमदर्दी। देखें, आपकी हमदर्दी बिल्कुल कोयटा के साथ ठीक है। और जो इस वक्त नंबर्स हैं, क्रिकेट को नंबर्स का खेल कहा जाता है, तो सारी चीज़ें जो है वो इस वक्त कोयटा को बैक कर रही हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं भी आउटराइट जो है वो कोयटा की ही टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। दोनों टीमों के दरमियान अब तक PSL की सतह पर 21 मैचेस खेले गए हैं, आज 22nd मैच है। 11 मैच ग्लैडिएटर जीता है, 10 मैच जो है वो इस्लामाबाद जीता है, और आज चौथी मरतबा ये दोनों टीमें कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में एक दूसरे के मध्य मुकाबले आएंगी। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि लाहौर में जो 3 मैच हुए हैं, तीनों मैच जो है वो कोयटा जीता है, अभी तक इस्लामाबाद नहीं जीता। फिर इस PSL में दोनों टीमों के दरमियान 2 मैच खेले गए हैं और दोनों मैचों में कोयटा की टीम कामयाब रही है। तो आखिरी जो 7 मैच खेले हैं कोयटा ने, उसमें से वो 6 जीते हैं। जो आखिरी 6 मैच इस्लामाबाद खेला है उसमें से वो 2 जीते हैं। तो अब इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, उसके बाद भी इस्लामाबाद के साथ जाना बनता नहीं है, जाना बनता नहीं है। अच्छा जी, ये तो चले हम सब हमदर्दी कर रहे हैं, और आपने जैसे भी बहुत सारे फैक्टर्स बता दिए कि क्या फेवर में है कोयटा के और क्या इस्लामाबाद के। एलिमिनेटर्स भी हैं, जाहिर है। जो एक बड़ा राइवलरी वाला मैच होता है कराची वर्सेस लाहौर, आई डोंट नो व्हाई हमने उसको बहुत एक हाइप मैच कर देते हैं समहाउ। कौन सी टीम आपको स्ट्रांग लग रही है? कराची इज़ वेरी होपफुल, दो कि कल शाहीन शाह अफरीदी भी कह रहे थे कि हम भी जीतेंगे। बोथ टीम्स आर वेरी कॉन्फिडेंट। देखिए, कल जो मैच है लाहौर कलंदर और कराची किंग्स का, एक अच्छा मैच है और अब गलती की गुंजाइश है नहीं। आज क्वालिफायर में जो भी टीम हारेगी उसको दूसरी लाइफलाइन मिलेगी, और एलिमिनेटर की जो फातेह टीम है उसके साथ वो परसों मुकाबला करेंगे। लेकिन जो कल मैच है कराची का और लाहौर का, उसमें जो है वो पीछे मुड़कर देखने की गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। जो डर गया वो मर गया, और जो हार गया वो बाहर हो गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नफसियाती तौर पर लाहौर को इस तनाजुर में बरतरी हासिल होगी कि एक तो वो अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। आखिरी मैच किंग्स बड़ा बुरी तरीके से इस्लामाबाद से हारा हुआ है, और फिर उसके बाद जो एक रिवायती हरीफ का मुकाबला है उसमें लाहौर की टीम जो है वो भरपूर तरीके से वापस आने की कोशिश करेगी, क्योंकि कदाफ़ी स्टेडियम में जो आखिरी मैच दोनों टीमों के दरमियान खेला गया था, वहाँ पर एक जीता हुआ मैच कलंदर कराची से हार गए थे। तो अगर आप खिलाड़ियों के तनाजुर में बात करते हैं तो शकीबुल हसन आ गए हैं, उसके अलावा जो है वो सिकंदर रज़ा चले गए हैं, बट राजा पाक से इनके साथ मौजूद हैं, मेहदी मिराज अब आ रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कलंदर की टीम को सपोर्ट कर रही हैं। फिर शाहीन आफरीदी हो गए, हारिस रऊफ़ हो गए, वो अपनी गलतियों का खमियाजा जो है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। फिर आप अगर टॉप ऑर्डर की बात करती हैं तो नईम हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए, फ़खर ज़मान हो गए, ये बेहतरीन इस वक्त फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। फिर होम ग्राउंड, होम क्राउड का एडवांटेज डेफिनेटली लाहौर कलंदर के पास तो होगा ही। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो ऑन पेपर लाहौर कलंदर की टीम जो है वो आपको फेवरेट दिखाई दे रही है। ऑन पेपर लाहौर कलंदर्स इज फेवरेट, ओके। अच्छा, अभी आपने क्राउड का जिक्र किया, क्राउड ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया जब रावलपिंडी में PSL रिज्यूम हुआ। लोग आए अपनी फैमिलीज़ के साथ, इट वाज अ हाउसफुल। लाहौर के अंदर दो के वेदर कंडीशंस आर नॉट दैट सूटेबल, और लोग पीपल आर क्वाइट रिलक्टेंट कि वो उस तरह से नहीं आना चाहते या आते। आप समझते हैं कि ये जो लाहौर के मैचेस होने वाले हैं, अब चूँकि क्वालिफायर है देन एलिमिनेटर है, तो इसमें क्राउड अच्छा रिस्पॉन्स देगा? एब्सोल्युटली अर्मिला, मुझे लगता है कि लाहौर जो है वो ज़िंदा दिलों का शहर है, और इससे पहले जो यहाँ पर मैच खेले गए हैं वहाँ पर अच्छे नंबर्स आए हैं। और सिर्फ लाहौर नहीं, पेशावर के मैच में, कोयटा के मैच में लोगों ने आकर टीमों को सपोर्ट किया है, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को सपोर्ट किया है। और अब तो कड़े मुकाबले हैं, दिलचस्प मुकाबले हैं, चैलेंजिंग मैचेस हैं, और अब ट्रॉफ़ी जीतने की जो है वो जंग है।
तो कैसे हो सकता है कि ज़िंदा दिलों के शहर लाहौर में जो है वो लोग इन मैचों को देखने के लिए ना आएँ। फिर चूँकि एक दिन में एक ही मैच है, शाम में, दिन में आपने ठीक कहा कि मौसम काफ़ी गर्म है, लेकिन लोग आएंगे। और जो अपग्रेडेशन के बाद कदाफ़ी स्टेडियम में माहौल अच्छा हुआ है, मैच देखने के हवाले से पहले भी था, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छे नंबर्स आपको मिलेंगे मैचों के दौरान तमाशाइयों के अतबार से। इंशाल्लाह। आप आ रहे हैं लाहौर में मैचेस कवर करने या देखने? मैं फ़िलहाल तो कराची में ही हूँ और फ़िलहाल तो इरादा नहीं है। चलें, डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सैयद याया हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद थे जी। और पीएसएल के ऊपर और बांग्लादेश स्कॉट के हवाले से ज़ाहिर है जिसका हमने जिक्र किया, जो आ रही है 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलने पाकिस्तान के अंदर, एंड दैट्स अ बिग अचीवमेंट ऑन आर क्रिकेट बोर्ड लेवल, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मसाइल थे और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। अच्छा, साथ साथ टिकट अपडेट्स में बता दूँ पीएसएल के लिए कि जिन्होंने एलिमिनेटर 1 और 2 के लिए और फाइनल के लिए टिकट्स इस्तेमाल की थी, 2 के हमारा गैप आया था पीएसएल का, तो अगर आपने वो टिकट्स परचेस की हुई हैं तो आप उनको उसी तरह से यूज़ कर सकते हैं फॉर एलिमिनेटर 1, 2 एंड फाइनल। सो फैंस बिल्कुल डिसअपॉइंट ना हो, कदाफ़ी स्टेडियम में मैचेस हो रहे हैं, शाम का वक्त है, अच्छा रिस्पांस देना है, सबको जानना है, देखना है मैचेस को, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जाएं और इसको एंजॉय करें। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और अब जो मुलाकात करवाने वाले हैं, मज़हर महसूद इनका नाम है और जनूबी वज़ीरिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, अज़्म और काबिलियत से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कबायली इलाकों का नाम भी दुनिया भर में रोशन किया है। मज़हर महसूद के हवाले से आपको बताएं तो जापान के शहर ओसाका में जी मुनक्किद होने वाली जो ओपन ताइक्वांडो चैम्पियनशिप है, इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है, एक शानदार कारनामा सरअंजाम दिया है और फाइनल में उन्होंने अपने जो खेले हरीफ है भारत के विनोद कुमार को शिकस्त दी है। और इससे कबल अगर बात करें तो फिलिपीन में और जापान के फाइटर को, फिलिपिनो और जापानी जो फाइटर्स हैं उसको भी मात दिया। आज हम उनकी कामयाबी के हवाले से भी जानेंगे। मैं जो इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन करे हैं मज़हर महसूद। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस कामयाबी के लिए। हमें थोड़ा सा इस चैम्पियनशिप के हवाले से बताएं और ये जो आपने पार्टिसिपेट किया इस चैम्पियनशिप में और जो इंडिया को आपने हराया, हमारे लिए खुशी डबल हो जाती है कहीं ना कहीं। जी, काफ़ी प्रेस्टिजियस इवेंट होते हैं जापान में ना, जिस तरह आपने देखा होगा सीरीज़ 21 वर्ल्ड 21 वाटा ओपन ना, इसका नेम है। तो ये साल में एक दफ़ा होती है, इसमें 100+ कंट्रीज़ जो हैं अराउंड द वर्ल्ड वो पार्टिसिपेट कर रही होती हैं और हमारा वेट वाइज सारा चल रहा होता है। मैंने +87 में पार्टिसिपेट किया था, हैवी वेट में, तो उसमें मेरी 3 फाइट्स हुई थी टोटल। फर्स्ट जापान के साथ थी, सेकंड इंडिया के साथ और थर्ड जो फिलीपींस के साथ फाइनल था। तो बिल्कुल जिस तरह आपने कहा, जो हमारी रिवायती हरीफ है इंडिया, उसके साथ तो जज्बात और भी डबल हो जाते हैं और इमोशंस जो है वो भी ना काफ़ी पीक पे चले जाते हैं। उस टाइम जब मैं गया था 25 अप्रैल से 27 अप्रैल ये हमारी फ़ाइट्स हो रही थी, तो पहले से ही इंडिया और पाकिस्तान के हालात ख़राब हो चुके थे, तो उस वजह से फिर जज्बात जो थे वो काफ़ी पीक पे चले गए थे। तो उस वजह से काफ़ी फिर और भी गुस्सा था, काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हो के, तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन इमेजिन। और ये गुस्सा और जो जज्बात थे वो जाहिर है आपके रिंग में नज़र भी आए होंगे। हमें आप बताइए मैच कैसा था, कंपटीशन ओवरऑल कैसा था? जैसे आपने भी फिलिपिनो जो प्लेयर है उनका भी जिक्र किया और इसके साथ साथ जो एक और प्लेयर जिनके साथ आपने कम्पीट किया, उनके साथ कैसी फाइट्स थी? और फिर आपने इंडिया में जो विनोद कुमार हैं, जो आई गेस जिनको आपने शिकस्त दी है, उनके हवाले से बताएं कि उनके साथ आपका मुकाबला कैसा था? जी बिल्कुल, ये फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं जैसे विनोद कुमार थे, उनके साथ फ़ाइट बिल्कुल टफ थी, लेकिन जो फिलीपींस के अगेंस्ट फ़ाइट थी उसमें फ़र्स्ट राउंड जो था वो मैं हार गया था। हमारे टोटल 3 राउंड्स होते हैं, तो उसके बाद स्ट्रेटजी चेंज करके जो उसके बाद वाले 2 राउंड्स थे, हमारे ताइक्वांडो में टोटल 3 राउंड्स होते हैं, तो उसमें अगर आप 2 विन कर लेते हो तो आप विन कर जाते हैं। तो उसके बाद वाले जो 2 राउंड थे वो स्ट्रेटजी चेंज करके तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि उससे भी विन कर लिया था। उनकी भी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो काफ़ी अच्छी थी, तो वो वाली जो फाइनल था हमारा, ऑब्वियसली वो भी काफ़ी सारे जो प्लेयर्स थे उनको हरा कर ही फाइनल तक पहुंचे थे, तो वो जो वाली जो फाइट थी वो काफ़ी टफ थी।
टफ थी। आपका ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान से है, ज़ाहिर है आपके इलाके जी। में जो खुशी का समा होगा, मैं चाहूँगी आपका वेलकम कैसे हुआ ये भी बताएं। आपके जो इर्द गिर्द लोग थे, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, और फिर मैं आपकी ट्रेनिंग्स की तरफ भी आऊँगी, लेकिन पहले सेलिब्रेशन बताएं, कैसे सेलिब्रेट किया गया आपकी इस जीत को। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जब फाइट्स हो रही थी तो घर वाले भी सारे जो थे वो जाए नमाज पढ़ते और काफ़ी सारी दुआएं कर रहे थे, ख़ासकर अम्मी और जो भाई वगैरह हैं वो सब काफ़ी दुआएं कर रहे थे। तो वो सारे पूछ रहे थे कब आना है, कब आना है। तो जैसे आए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो कंपनी जो इंटरलू पे जहाँ मैं जॉब करता हूँ उनके एम्प्लॉयज़ भी आए हुए थे, एडमिनिस्ट्रेशन वाले सब आए हुए थे रिसीव करने, फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स वगैरह सब एयरपोर्ट पे आए हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो थे सब बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ये था कि रिसीव करने अल्हम्दुलिल्लाह सब आए थे। तो वो अभी भी पूछ रहे हैं कि अपने इलाके कब आना है। तो वो थोड़ा बिजी स्केड्यूल होने की वजह से फ़िलहाल मैं नहीं जा पा रहा। तो इंशाल्लाह वहाँ जाके फिर वो कह रहे थे यहाँ पे ग्रैंड सेरेमनी करेंगे हम। लवली। अच्छा मुझे ये बताएं, मज़हब ताइक्वांडो के लिए आप कब से खेल रहे हैं और आप अपनी ट्रेनिंग्स का क्या पैटर्न रखते हैं? और अभी आपने जैसे ख़ुद भी बताया कि आप फुल टाइम एक जॉब भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी ट्रेनिंग्स को मैनेज करना, प्रैक्टिस को करना, फैसिलिटीज़ को लेके हमें बताएं कि कैसा आपको सूटेबल एनवायरनमेंट अवेलेबल है। जी वैसे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कंपनी है वो काफ़ी सपोर्टिव है। तो उसमें मुझे कोई इशू नहीं होता ट्रेनिंग के दौरान। सुबह में मेरे टोटल 3 सेशंस होते हैं। इसमें जो वीकेंड्स होते हैं उसके मैं स्पारिंग के लिए फिर लाहौर भी, जिस तरह हमारा एक मैशफिट का क्लब है, वो वहाँ पे मैं चला जाता हूँ स्पारिंग के लिए। बाकी जो हमारे 4 से 5 जो वीक डेज़ होते हैं, वर्किंग डेज़, उसमें साथ मैं काम भी करता हूँ। जिस तरह मैं बाय प्रोफेशन इंडस्ट्रियल इंजीनियर हूँ, तो साथ जो है मैं 3 टाइम ट्रेनिंग सुबह और दोपहर को और शाम में, इवनिंग में, ये 3 सेशंस लाजमी होते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के, कोर के, स्ट्रेंथ के एक्सरसाइजेज मल्टीपल, ये मैं साथ साथ कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि मैनेज हो रहा होता है। और साथ जो कंपनी है वो मतलब लीव्स वगैरह और इसमें काफ़ी मेरी एडजस्टमेंट्स हो रही होती हैं, वो कोई इशू नहीं होता। चलें, आई एम ग्लैड कि आपकी कंपनी इतनी सपोर्टिव है और आप जैसा प्लेयर जो कि अपना प्रोफेशन और अपना पैशन दोनों साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा मज़हब महसूद, मुझे ये भी बताइएगा, जैसे आपने कहा कि फैसिलिटीज़ हैं, आपको इतने चैलेंजेस नहीं हैं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो ताइक्वांडो है उसका स्कोप कैसा है? क्या लोगों को इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो यंग प्लेयर्स आते हैं, खेलते हैं, और फिर इस तरह के इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना, इज़ इट कन्वीनियंट? जी ऑब्वियसली जिस तरह आपने चैलेंजेस की बात की, ऑब्वियसली वो जो कुछ चैलेंजेस हैं वो तो मतलब हम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर बड़ी सतह पे बात की जाए, वो ऑब्वियसली चैलेंजेस मुझे भी आते हैं। जिस तरह हमारे जो करंट KPK के CM हैं और बाकी गवर्नमेंट के लोग जो, वो इस तरह सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल भी। लाइक मल्टीपल, पहले भी हमारी अचीवमेंट्स जब भी हम आए हैं तो वो बुला तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद एज सच सपोर्ट हमें मिल नहीं पाती। तो ये इशू की अगर मैं बात करूँ तो ये ओवरऑल हमारे प्लेयर्स के, लेकिन हमारे फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों में। जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं, जिसने जाना होता है तो वो उसमें ना वो भी कर रहे होते हैं सपोर्ट जिस हद तक उनसे हो सकता है। ऑब्वियसली उनके भी बजट्स के जो है वो कंस्ट्रेंट्स होती हैं, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस चीज़ में ताइक्वांडो को काफ़ी मतलब अच्छे से लेकर चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह हम कन्वेंशनल, जिस तरह हमारा एक चल रहा होता है कि जिस तरह बजट के और गवर्नमेंट के ये जो हमारे इश्यूज़ होते हैं ये चल रहे होते हैं, लेकिन ये कि हम अब इंडिविजुअल बेसिस पर भी हमें एफर्ट्स करनी चाहिए जितना हमसे हो सकता है, तो वो मैं कर रहा होता हूँ। लेकिन ये कि बाकी ऑब्वियसली वो इश्यूज़ जो हैं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो हमारे रहते हैं। अच्छा मज़हब, अब जब आपने अभी इंटरनेशनल ज़ाहिर है मुकाबले खेले हैं और अभी भी आप खेल कर आए हैं, जब आप दीगर प्लेयर्स के साथ खेलते हैं तो ज़ाहिर है हर प्लेयर, जापान की आप बात करें हैं या फ़िलीपींस की हम बात करें हैं, वहाँ पे और तरह की फैसिलिटीज़ होंगी, ज़ाहिर है उनके लिए और तरह के चैलेंजेस शायद हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। जब आप उन प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, आपको कोई अपनी स्ट्रेंथ, कोई स्ट्रैटेजी, टेक्निक्स में फ़र्क लगता है उनके मुकाबले में या नहीं? हम बिल्कुल उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर कम्पीट कर रहे होते हैं उन लोगों के साथ। जी बिल्कुल, जिस तरह अगर मैं अपनी लर्निंग कर्व की बात करूं, जो भी जिस टूर पे मैं जाता हूं तो हर दफ़ा कुछ ना कुछ नया एक्सपोजर, नया एक्सपीरियंस जो है वो मैं अपने मतलब फ़ाइट के उसमें ना ऐड करता जाता हूं। जिस तरह हमारा पहले मैं बचपन से खेल रहा हूं ताइक्वांडो, तो फर्स्ट जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी वियतनाम में, वहाँ पे हमने यही लर्न किया था कि उसमें मतलब हमें कहा जाता था कि आप ये सप्लीमेंट्स ना यूज़ करें, ये चीज़ें ना यूज़ करें। तो हम भी कहते थे अच्छा ये लोग इस तरह कह रहे तो मतलब नहीं होगा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। लेकिन हम जब इवेंट्स पे जाते थे तो वो उनके न्यूट्रिशनिस्ट जो थे, डॉक्टर्स, वो सारे सेपरेट होते थे। हम उन्हें देखते थे, हम कहते थे कि यार ये तो इनको काफ़ी सारी ना सपोर्ट भी है और इस चीज़ से ना
मतलब ये लोग, इनको तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन चीज़ों में, सपोर्ट मिल रही है। लेकिन वो साथ होते होते हम खुद भी साथ बुक्स से भी पढ़ते रहे कि अच्छा इस चीज़ में हमें इस तरह जाना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, लास्ट राउंड में जब हम हारने वाले होते हैं तो उसमें भी पॉइंट्स कैसे लेने के हम विन कर सकें। तो जिस तरह जिस कंट्री में जाता हूँ, इस तरह थाईलैंड में मैंने काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि अच्छा इस फाइट में मैंने इस तरह की स्ट्रेटजी रखनी है जिस तरह बाहर के फाइटर ने रखी थी, जिस तरह कोरियन फाइटर्स हैं बहुत अच्छे, ईरान है, उन फाइटर से हमें काफ़ी लर्निंग होती है। तो इसके बाद जिस तरह अब रशिया में था, रशिया मॉस्को में था हमारा इवेंट ITF का लास्ट ईयर दिसंबर में, तो वहाँ पे फाइनल जो था मैं हार गया था, वहाँ पे भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, तो उससे मुझे काफ़ी सीखने को मिला। वो गलतियाँ मैंने फिर इस इवेंट में नहीं की, उसका मुझे फिर ये एडवांटेज हुआ। यानी आप अब जिस मुल्क में जा रहे हैं, जाहिर है, लेकिन डोंट यू थिंक मज़र कि आप लोगों को जैसे इंटरनेशनल आप जैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं खेलते हैं, तो जो टेक्निक्स दीगर ममालिक अपने या जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं प्लेयर्स को, अगर वो आपको अवेलेबल हों तो आप शायद ज़्यादा कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा बेहतर कर सकें, कि आपको चैलेंजेस इतने ना हो। क्योंकि अगर आप इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर या लिमिटेड चीज़ों के साथ इतना अच्छा माशाल्लाह कर रहे हैं, तो अगर आपको प्रॉपर्ली फैसिलिटेट किया जाए तो व्हाई नॉट। जी बिल्कुल, ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी जॉब के साथ ना हम ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मतलब हम अपने फाइनेंशियल जो भी हमारे इश्यूज़ हैं वो भी साथ डील कर रहे होते हैं और साथ स्पोर्ट्स भी कर रहे होते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अगर हमें सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए फिक्स कर दिया कि बस आपने यही करना है, फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना कि कोई भी हमारी चैम्पियनशिप उसमें कोई हमें हरा सके। लेकिन ये देखें कि हमें ना काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो भी साथ देखनी पड़ती हैं। लेकिन हमें अगर सिर्फ ये कहें बस आपका यही काम है, फिर तो हम दिन रात जो भी हमसे हो सकेगा ना वो बिल्कुल हम एफर्ट्स डालेंगे। अभी भी हम करें, लेकिन अभी अगर आप देखें मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बाकी चीज़ों में भी ना यूटिलाइज़ हो रहा होता है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच मज़र महसूद, आप हमें ज्वाइन किया आपने, और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपको बहुत सारी नेक तमन्नाएं कि आप कामयाब हों आगे जितने भी टूर्नामेंट्स हैं, चैम्पियनशिप्स हैं आप खेलने वाले हैं। मज़र महसूद हमारे साथ मौजूद थे जी, जनूबी वज़ीरिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, इन्होंने चैम्पियनशिप जीती है ताइक्वांडो जो कि जापान में हुई थी। इनसे हमने बात की। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। एक लंबी सी ब्रेक के बाद हम आ गए हैं बहुत थोड़े से टाइम के लिए, लेकिन चूंकि हम बात करने वाले हैं कुछ स्किन रिलेटेड इश्यूज़ को। गर्मियाँ आ रही हैं, जैसे हमने आपको वेदर के हवाले से भी बताया, बड़ा मसला होता है ख़वातीन के लिए और इवन हर एक के लिए, क्योंकि गर्मियों के अंदर आपकी स्किन है, आपका सन एक्सपोजर है, फिर बहुत सारे और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो डॉक्टर महनूर रियाज हमारे साथ मौजूद है, एस्थेटिक फिजिशियन है, उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक वेरी यू। मच। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महनूर, आप आई। और इसके साथ साथ जी गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, बच्चे तो तैयार हैं, अब माँ बाप भी तैयार हो जाए कि उन्होंने बच्चों को अपने इतनी लंबी छुट्टियों में कैसे बिजी रखना है, क्या करना है। तो इसके लिए हम आपके लिए कुछ आइडियाज़ यहाँ पे रखेंगे। हमारे साथ माहिर तालीम है अमर उमर, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाई। अच्छा जी, सबसे पहले हम ज़रा स्किन की जो इश्यूज़ आते हैं समर्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम के, आपका सन एक्सपोजर है, बाकी जो भी सन रिलेटेड इश्यूज़ है, डॉक्टर महनूर हमें थोड़ा सा बताइएगा, क्या नॉर्मली समर्स के अंदर ख़वातीन हो या मर्द हो इश्यूज़ आते हैं और उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है? बहुत सारे इश्यूज आते हैं अरमला, क्योंकि गर्मी आ जाती है, गर्मी के साथ ह्यूमिडिटी भी है, आपका पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, आपका जो वेदर कंडीशन है वो हार्श हो जाती है, आपको हल्की सी भी चीज़ जो है वो इरिटेट करती है। तो इस तरह बहुत सारे जो हमारे पास पेशेंट्स हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं जो जल्दी बीमारियों के होते हैं, ठीक है, डिफरेंट जिसमें डिफरेंट इन्फेक्शंस होती हैं। क्योंकि ह्यूमिडिटी है, गर्मी है, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर द बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स, उनके लिए ये नशोनुमा पाने के लिए अच्छा टाइम होता है। और क्योंकि हमें फिर हाइजीन का ख्याल उस हिसाब से ही रखना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़ सकें, ठीक है। तो जाहिर है इस चीज़ को हमें एक तो टैकल करने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके अलावा जो आपकी स्किन ड्राइनेस के प्रॉब्लम्स ये भी प्रोवोक कर जाते हैं। ये नहीं है कि पसीना आ रहा है तो स्किन मॉइस्ट है तो यही प्रॉब्लम्स है, इसके अलावा ये भी प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे पास कि जो ड्राइनेस आपकी लीड कर रही है, क्योंकि हम एयर कंडीशंस के अंदर बैठ रहे हैं, पंखा चल रहा है, जो अपर आपकी लेयर ऑफ योर स्किन है वो बेसिकली ड्राई हो रही है, उसका मॉइस्चर लॉस हो रहा है, वो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिसमें एक्जिमा
एग्जिमा बहुत ज़्यादा स्वेयरली रेस कर जाता है। इसके अलावा हाइजीन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम ज़्यादा हमारे पास आते हैं कि जो क्या कहते हैं आपके स्केबीज़ के इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन दिनों में रिपोर्ट होने से। तो अगर हम इन चीज़ों को कंबाइनली देखें तो इस सब चीज़ों के अंदर हमें सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। हाइजीन का ख्याल रखने का ये मतलब नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल या बहुत ज़्यादा हार्श प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, उसमें हमने माइल्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस मौसम के अंदर आपको सफाई ज़्यादा रखनी है तो आपको डेफिनेटली शैम्पू भी करना पड़ेगा, बार बार आपको बॉडी वॉश भी करना पड़ेगा, फेस वॉश भी करना पड़ेगा। तो इस मौसम में हमें माइल्ड जो ये प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि स्किन की सरफेस जो है वो इरिटेट ना हो हार्श केमिकल्स की वजह से, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि हम हर टाइम जो है वो शैम्पू से ही हेयर वॉश करें या बॉडी वॉश जो है वो साबुन से ही करें। अगर हम बाहर से आ रहे हैं, जिस तरह बहुत पसीना आया हुआ है, बाल बहुत ज़्यादा ग्रीसी हुए हुए हैं, वो हुए हुए हैं, तो आप उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा ही वो केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करें, आप उसको सिंपल पानी से भी रिंस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो जिंक ऑक्साइड के पाउडर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि आपके फोल्ड ऑफ योर बॉडीज़ होते हैं ना, जिस अंडर आर्म्स हो गए, लेग्स का अंडर लेग्स का रीजन, ग्रॉइन रीजन हो गया, आपकी फिंगर्स के बीच की जगह हो गई, इन सब चीज़ों के अंदर हमें अगर हम क्या कहते हैं जिंक ऑक्साइड का पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो वो ड्राइनेस कॉज करता है और उसकी वजह से बैक्टीरिया या कोई भी इस तरह की चीज़ें वहाँ पे स्टे नहीं करती। जब वो स्टे नहीं करेगी तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको इन्फेक्शन या रैशेज़ या इरिटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें अपना ये कोशिश करनी चाहिए कि समर्स में स्पाइसी फूड को जो है थोड़ा सा रिड्यूस करें। स्पाइसी फूड जब रिड्यूस करेंगे तो आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो काम डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से स्वेटिंग ज़्यादा नहीं होगी। और सूदिंग जो फूड्स हैं उनका इंटेक ज़्यादा करना चाहिए, जिस तरह हमारे पास क्या कहते हैं मिंट ले सकते हो आप दही ले सकते हो, आप जो है क्या कहते हैं ठंडी तासीर वाली चीज़ें। और आजकल तो फ्रूट्स भी इतने अच्छे आए हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको हाइड्रेट रखेंगी और आपको क्या कहते हैं मतलब आपको इस तरह नहीं फील होगा कि गर्मी का एहसास कम करेंगी। अच्छा, सन ब्लॉक का भी बता दें क्विकली। सन ब्लॉक के अंदर मैं अभी आने लगी थी। सन ब्लॉक इसमें अगर हम देखें, जो अगर टिंटेड सन ब्लॉक यूज़ करते हैं तो वो आपकी बेसिकली उसके अंदर आयरन ऑक्साइड होती है। आयरन ऑक्साइड जो है वो आपको ना सिर्फ यूवी रेज से बल्कि आपको विजिबल लाइट जो होती है, जो कि नॉर्मल हमारे आम इंडोर्स में भी मौजूद होती है, उससे भी स्किन को प्रोटेक्शन देती है। तो आपको एक तो ये कि गर्मी में अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं तो कोशिश करें कि आप क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन ना इस्तेमाल करें, जेल बेस्ड सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। और जेल बेस्ड सनस्क्रीन का ये है कि आपने उसको हर 2 से 3 घंटे बाद वॉश करके दोबारा अप्लाई करना ज़रूरी है, वरना उसकी एफिकेसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। और ये है कि अगर गर्मी है तो हमें ये नहीं सोचना कि हमारा जो मॉइस्चर है वो ऑलरेडी पसीने की वजह से आ रहा है तो हमें मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। गर्मी में भी मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा एक्सपोजर जो है वो फ़ैन के नीचे, एसी के नीचे होता है, तो हमें ज़ाहिर है वो अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स जो हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है कि आप उसको वो भी इंक्लूड करें। ठीक हो गया, बेहतरीन। हमारे पास चूँकि टाइम का था कि डॉक्टर मानू ने आपको जल्दी जल्दी बता दिया। अब अंबर से भी हम पूछते हैं। अंबर, हमें ये बताएं, आपके समर वेकेशंस हैं, पेरेंट्स बड़े कंसर्न होते हैं कि बच्चों को कैसे बिजी रखा जाए कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी भी हो, गर्मी में बाहर भी नहीं खेलने भेज सकते, एक हद तक कर सकते हैं, क्या एक्टिविटीज़ आप सजेस्ट करेंगी? जी, सबसे पहले तो ना पेरेंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, छुट्टियां होगी क्या करेंगे। उनका मेन जो प्रॉब्लम होता है ना यही होता है कि वो एक स्केड्यूल नहीं करते। तो सबसे पहले बच्चों को बैठाएं, उनके साथ बात करें, अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनके साथ कम्युनिकेशन करें और वो क्या चाहते हैं इन पूरे वेकेशन में करना, उनके साथ मिलकर एक्टिविटीज़ प्लान करें। जब आप स्केड्यूल करते हैं ना, वीक वाइज स्केड्यूल करें और उसको हैंग कर दें कबर्ड में या किचन में, कहीं भी आप हैंग करना चाहते हैं, तब बच्चे जो है वो देखेंगे हमने ये प्लान किया, अब हमने इसके थ्रू जाना है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो ये रहता है कि एक्टिविटी ऐसी प्लान हो जिसमें पेरेंट और चाइल्ड की कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ हों। आपको पता होगा बचपन हम खेलते थे कैरम बोर्ड, सारी फैमिली मिलकर जो है वो हम कैरम बोर्ड, लूडो खेलते थे। तो ये चीज़ जो इंडोर एक्टिविटीज़ थी घर में, ये फैमिली बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता था, हम खेलते थे। बजाय इसलिए कि फ़ोन हम इस्तेमाल करें, फ़ोन का टाइम दें बच्चों को, तो ये बैलेंस करने के लिए हम ये गेम्स जो हैं बच्चों को खिलाते हैं। बच्चे बल्कि मेरे बच्चे बहुत इंटरेक्टिव उनको लगता है और वो खेलते हैं। अब उनको पता है कि हमने जो है वो फ़ोन तो हम यूज़ करना नहीं है, कि मामा ने मना करना है, तो वो क्या करते हैं कि यही
यूज़ करते हैं। अब चेस जो है वो बच्चे बड़े शौक से खेलते हैं, उनको वो सिखाएं। देखें डिफरेंट जो है कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ ये होते हैं कि बच्चों के साथ और पेरेंट्स का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ठीक है, और उनको तंग भी नहीं करते हैं। पर हम क्या करते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, खेलते हैं, क्या है छुट्टियाँ कोई बात नहीं, लेकिन उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमें ये चीज़ प्लान करनी पड़ेंगी। उसके साथ साथ आप हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो वेकेशंस में कुछ नई स्किल सीखें। अब नई स्किल सिखाने के लिए जाहिर सी बात है उनको एक नई लैंग्वेज लाजमी सिखाएं। हम बहुत सारे जो स्कूल्स हैं वो इस चीज़ को जो प्रमोट कर रहे हैं, डिफरेंट फ्रेंच जो है लैंग्वेज होती है वो सिखा रहे हैं, चाइनीज़ सिखा रहे हैं, उसके बाद जो है वो जर्मन भी बहुत जर्मन लैंग्वेज भी सिखा रहे हैं। तो ज़्यादातर मैं जो रिकमेंड करूँगी वो चाइनीज़ लैंग्वेज का उसका स्कोप भी ज़्यादा है, तो अगर ये लैंग्वेज सिखाएं, उनको सपोर्ट करें। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए रोबोटिक्स बच्चे जो है वो बड़े शौक से कर रहे हैं, और से इनकी जो मेंटल और जो मेंटल हेल्थ भी उनकी स्ट्रॉन्ग हो रही है, उसके साथ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी इनकी इन्हांस हो रही है। तो उसके साथ अगर आप उनको नहीं भेज सकते कैंप में, इट्स ओके, लेकिन वो स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से स्टार्ट करवाएं। और वो आप यूट्यूब के जो बेशुमार ट्यूटोरियल्स हैं आप वो दिखाएं उनको, उससे देखकर वो ट्यूटोरियल से स्क्रैच सीख सकते हैं। स्क्रैच एक सॉफ्टवेयर ऐप होती है जिससे बच्चे गेम्स बनाते हैं। गेमिंग तो बच्चों का जो है फेवरेट टूल है, और बजाय इसलिए वो स्क्रीन टाइम वो ऐसे वीडियो उसको स्क्रॉल डाउन करें, इससे कि उसको प्रोडक्टिव बनाएं और इससे बच्चों को जो है स्क्रैच सिखाएं। उसके साथ साथ कैंप्स हैं। स्विमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विमिंग बच्चों की हेल्थ, जो फिज़िकली जो हेल्थ होती है और मेंटली उनकी एंग्जाइटी दूर करता है, उनकी एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है, और उनकी मेंटल स्किल्स जो उनकी फिज़िकली उनको स्ट्रॉन्ग भी करता है, उनको स्ट्रेंथन करता है। तो जो स्विमिंग के जो कैंप्स हैं उनको लाजमी ज्वाइन करें, बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो मेन चीज़ आती थी, ये चीज़ सब कुछ कर लिया, अब मेन चीज़ आ जाती है जी इनके लिए ट्रिप्स प्लान करें, उनके साथ बैठें, कहाँ जाना चाहते हैं। नॉर्थन एरियाज़ लाजमी प्लान करेंगे बच्चे जो है ना, और वहाँ पे फ़ोन सबके पास होता है, फोटोग्राफी स्किल सिखाएं उनको। वो उनको कैमरा दे दें, वो खुद पिक्चर्स लेंगे, वो डिफरेंट जो नेचर के करीब लाएं, उनको देखें पहाड़ है, ग्रीनरी है, इनको कैच करें। उनको फोटोग्राफी स्किल्स जो है वो खुद ब खुद जो है वो उसको यूज़ करेंगे, उसको प्रोडक्टिव बनाएंगे, और उसके साथ साथ मेमोरीज भी उनकी बनती जाएंगी। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों के साथ आप प्लान करेंगे ना, तो आपकी सारी जो गर्मियाँ हैं ना। अच्छा, अब इसमें एक फैक्टर ये है अंबर कि बहुत सारी वर्किंग वुमेन होती हैं, और जाहिर है उनके पास टाइम मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट जो हर एक का शायद नहीं होता। हम किसी में ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर मैनेजिंग देयर हाउसेज एंड देयर जॉब एट द सेम टाइम। उनका ये होता है कि भाई वो एक लिमिटेड टाइम दे सकती हैं। व्हाट एल्स दे कैन डू फॉर देयर किड्स? देखिए बात वहीं आ जाती है कि इनकी एक स्केड्यूल के साथ कंटिन्यू करेंगे। वो बस बेसिकली होता है कि घर में मेड होते हैं, नानी होती हैं, दादी होती हैं, वो इतना टाइम और इतना ज़्यादा गाइडलाइन नहीं दे सकती हैं। तो उसके लिए मैं तो एक और रेकमेंड करूँगी पेरेंट्स के लिए कि जो कॉन्वे के जो हैबिट्स हैं, 7 हैबिट्स हैं LIM, वो आप स्कूल्स में भी करवा रहे हैं, तो पेरेंट्स भी उनको थोड़ा सा रिसर्च करें और वो हैबिट्स जो है वो बच्चों के अंदर इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि आजकल के हमारे जो है बच्चे प्रोएक्टिव है ही नहीं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, हाइपर एक्टिव हैं। वो क्यों है? क्योंकि वो हम जो है वो प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में भी ये कहा गया है कि प्रोएक्टिव, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्रोएक्टिव रहे हैं, हम उनकी एग्जाम्पल्स नहीं देते। तो बच्चों को बेसिकली जाहिर सी बात है, वो तो वर्किंग वुमेन है, उन्हें तो चले जाना है कि पीछे अगर स्केड्यूल हुआ होगा तो बच्चों को पता होगा कि हमने ये काम हमने करना ही करना है। और वो जाहिर सी बात है इंटरेक्टिव भी होता है, एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं बच्चे घर में बैठकर, जैसे मैग्नेट एक्सपेरिमेंट्स हैं, डिफरेंट यूट्यूब के थ्रू जो है वो देख कर के हम कैसे एक्सपेरिमेंट करें, छोटी छोटी चीज़ों से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं कि बच्चे जो है वो इंगेज रहते हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बुक रीडिंग भी एक बड़ा बुक रीडिंग, हाँ, बुक रीडिंग की तरफ में आ रही थी। अर्मला इन्होंने बताया कि स्विमिंग पूल की एक्टिविटीज़ जो हैं वो जर्नली जो है बच्चों को इंक्लूड करवाएं। स्विमिंग पूल से रेलेवेंट और जो ये वाला हमारा इशू है, इसमें भी बहुत सारे स्किन डिजीजेस जो हैं वो स्प्रेड होते हैं। उसमें यह है कि अगर माएँ अपने बच्चों को उधर भी भेज रही हैं तो उधर भी थोड़ा सा ख्याल हमें ये रखना चाहिए कि जब अगर आप बच्चे को भेज रहे हैं तो प्रॉपर्ली, एक तो क्योंकि क्लोरीनेटेड वाटर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई क्लोरीन का कंटेंट यूज़ हो रहा होता है, तो वो स्किन को डैमेज और बर्न कर सकता है। तो उसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि अगर आप जा रहे हैं तो बच्चे जा रहे हैं तो उन्हें प्रॉपर्ली, जब वो जैसे ही पोस्ट देयर एक्टिविटी, उनको प्रॉपर्ली अच्छी तरह से नहलाएं, क्योंकि ये कि बच्चों की स्किन तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो उसमें ये कि अगर वो चीज़ रह जाती है, केमिकल आपकी स्किन पे लगा हुआ, तो इट कैन लीड टू लेटर ऑन, क्योंकि बच्चे तो इतना ख्याल नहीं रखते कि वो सन में भी जा रहे हैं, तो वो आपकी सन बर्न्स या जिस तरह बच्चों में टैनिंग आप देखते हो ना बहुत ज्यादा लीड कर जाती है। रीजन एक ये भी होती है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मानूर, बहुत शुक्रिया अंबर आपका भी कि आप दोनों तशरीफ लाएं।
या बच्चों की जो समर वेकेशन की एक्टिविटीज़ हैं या आपने अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना है, इवन बच्चों के हवाले से भी डॉक्टर मानू ने बड़ी अच्छी टिप्स दी हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।